अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको ये बताएं कि इस साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू समा पर दिखाया जाएगा आज रात 7:05 पर। फौज और हुकूमत के ताल्लुकात पहले कैसे थे और आज किस नहज पर हैं? क्या गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाए? जनरल राहील से मुलाकात में आपने राबता किया या नवाज शरीफ ने? क्या नवाज शरीफ को वापस लाने की कोई तदबीर कर रहे हैं? नदीम मलिक के सख्त तरीन सवालात के वजीर आजम इमरान खान दो टोक जवाबात देंगे। समा पर दिखाया जाएगा ये इंटरव्यू आज रात 7:05 पर। इस साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू समा पर दिखाया जाएगा आज रात 7:05 पर। फौज और हुकूमत के ताल्लुकात पहले कैसे थे और आज किस नहज पर हैं? क्या गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाए? जनरल राहील शरीफ से मुलाकात में आपने राब्ता किया या नवाज शरीफ ने? क्या नवाज शरीफ को वापस लाने की कोई तदबीर कर रहे हैं? नदीम मलिक के सख्त तरीन सवालात के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान देंगे दो टोक जवाबात। समा पर दिखाया जाएगा ये इंटरव्यू आज रात 7:05 पर। फ़ौज और सिविलियन गवर्नमेंट के ताल्लुकात अभी कैसे हैं और माजी में इनके अंदर और अब में क्या फ़र्क है? आप सपोर्ट करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बना दिया जाए या आप ज़ाती तौर पर सपोर्ट करते हैं? जनरल राहील शरीफ से जब आप मिलने गए थे उसके लिए आपने राब्ता किया, जनरल राहील ने किया या नवाज शरीफ ने? क्या रियलिटी क्या है? नवाज शरीफ के ऊपर आपका बहुत फोकस रहा है इंटरव्यू में भी और सियासत में भी, तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए भी कोई तदबीर कर रहे हैं? उरियानियत जो है या फहाशी माशरे में जो फैल रही है, ये रेप के केसेस हो रहे हैं, इसके ऊपर आप चाहते हैं कि क्रैकडाउन किया जाए, क्या ज़हन में आता है? आज के बड़े इंटरव्यू के बारे में समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक कहते हैं कि 30 साला करियर में किसी वजीर आजम ने सवालात के ऐसे जवाबात नहीं दिए जैसे इमरान खान ने दिए हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और अपोजिशन से मुतालिक हर सवाल का बराह रास्त जवाब दिया। शायद मेरा ख्याल में किसी वजीर आजम से मैंने अब कोई 30 साल का तो मेरा कैरियर है, इतने बराह रास्त सवाल जो मौजूआत भी ऐसे हैं जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशन आर्मी चीफ से या एसआई के साथ जो उनके मामला माजी में चलते रहे या आजकल जिस तरह के मामला चल रहे हैं उस हवाले से इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस और इतने बराह रास्त जवाब मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी वज़ीर आज़म ने पहले इस तरीके से उनको एड्रेस किया हो। तो मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा इंटरव्यू है और उसमें बड़े वाज़ेह तरीके से ये जो कम्प्रीहेंसिवली कहना चाहिए जो सिविल मिलिट्री डिवाइड है, जो ये इल्ज़ाम है और जो पाकिस्तान में एक हिस्ट्री भी है और रियलिटी भी है कि पाकिस्तान के सिविलियन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है वो किस नौइयत की माजी में थी, अब उसकी क्या सूरत हाल है और गोइंग फॉरवर्ड वो क्या रिलेशनशिप इमरान खान रखना चाहेंगे, अभी इमरान खान के आर्मी चीफ से क्या ताल्लुकात हैं, अगर उनके ऊपर दबाव आएगा तो वो उसको किस तरह से निपटने की कोशिश करेंगे। ये तमाम सवालात के जवाब हैं और पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के हवाले से जो इशूज सामने, अपोजिशन की जो मुलाकातें हैं आर्मी चीफ से या हमारे जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लोगों के साथ अपोजिशन के मुख्तलिफ राब्ते हैं, इन तमाम चीज़ों को बड़ी तफसील के साथ बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में मसाइल के असल जिम्मेदार इमरान खान नहीं बल्कि वो हैं जो इमरान खान को लेकर आए। जवाबदेही वही हैं। नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वर्कर्स कमेटी के इजलास से खिताब कहा, मुझे कोई चुप कराने की कोशिशें ना करे, अब मैं चुप नहीं रहूँगा। लोग अपोजिशन की जानिब देख रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर इस निज़ाम के खिलाफ निकलना होगा। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको सुनवा देते हैं। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें क्यों पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये बातें एक न एक दिन मंजर पे आनी थी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं चुप नहीं रह सकता और मुझे कुछ चुप कराने की कोशिश भी ना करे। इन सब मुश्किलात की जिम्मेदारी जो है वो
इमरान खान पर तो आयद होती है, लेकिन भाई मैं बार बार कहता हूँ आप इस बात पे आ जाए अब आप भी, कि इसके असल जिम्मेदार जो है वो लोग हैं जो इमरान खान को लाए। आज इस सब चीजों का हिसाब उनको देना होगा। अगर कोई गरीब भूख से मरता है लाने वाले बताएं, अगर किसी की इज्जत लुटती है किसी अपना मोटरवे के नीचे या मुल्तान में, ये बताएं हमें। अगर आप जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? एक स्टूज है आपका जो आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाकर यहाँ पे बैठाया हुआ है। नैब को कुछ लोगों के एहसासे तो नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के एहसासे उनको नजर नहीं आते। अपनी आंखें बंद की, नैब का किरदार है। भाई आपने जनरल आसिम को नोटिस भेजना तो भेजें, नहीं भेजना तो फिर कम से कम एक मेडल ही दे दे उसको, और हलाले इस्तिकलाल दे दें, कोई तमगाए जुर्रत दे दें। मालूम जब्बा आपको नजर नहीं आता, पेशावर मेट्रो आपको नजर नहीं आता, तो हम इनका जवाब मांगती है, जवाब आपको देना होगा। इन सब चीजों के बाद आप ठहरे सादिक और अमीन और हम सबसे बड़े चोर ठहरे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा भाई। इसी के रद्द-ए-अमल में वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ लंदन में बैठकर चेगुवेरा बन रहे हैं, लेकिन जैसा इनकलाब वो लाना चाहते हैं ऐसा इनकलाब तो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। नवाज शरीफ खुद लंदन में सुकून से रहना चाहते हैं, लेकिन कारकुन पाकिस्तान में तहरीक चलाएं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। में बैठ के जिस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उससे तो लगता है कि जैसे पता नहीं कोई ची गवेरा वहाँ बैठा हुआ है। और इनकलाब की ये जो किस्म जो नवाज शरीफ साहब यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तारुफ कराना चाह रहे हैं, ऐसा इनकलाब तो दुनिया ने देखा ही नहीं। कि कारकुन तो सारे यहाँ पे निकलें, उनकी तहरीक के लिए निकलें, उनके लिए निकलें, उनके नज़रिए के लिए निकलें, लेकिन नवाज शरीफ साहब मेफेयर में बैठेंगे और लंदन में अपने बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे दिन दूसरा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे। आप बिल्कुल पाकिस्तान की कौम के साथ मजाक कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इस वक्त जो सियासत है नवाज शरीफ की वो ये है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इदारे या तो उनसे डर के या उनसे इस बात के ऊपर आकर के समझौता करें, उनके क्रिमिनल केसेस, उनके करप्शन के केसेस जो हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा कोई ना उनकी तहरीक है, ना उनकी सियासत है, ना ही उनका कोई नज़रिया है। इंशाल्लाह आप जिस तरीके से लंदन में हैं, जल्द आप पाकिस्तान आपको वापस लाया जाएगा और आप अदालत में ये तकरीर करिएगा। और जो उस वक़्त मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने बाहर भेजा उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गलती थी उनको बाहर भेजना। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड अपार्टमेंट समेत दीगर असासे कैसे बनाए और पैसा किस तरह बाहर लेकर गए? वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से 2 सवालात पूछ लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये सवाल इमरान खान से भी पूछे गए थे, उन्होंने मनी ट्रेल दी और अदालतों को मुतमईन किया। सिर्फ 2 सवालों के जवाब इस कौम को दे दें, अदालतों को दे दें कि आप ये पैसे असासे आपने कैसे बनाए, ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और कितनी प्रॉपर्टीज हैं ये आपने कैसे बनाए और आप पैसे कैसे लेके गए। बस इस कौम का सिर्फ यही 2 सवाल हैं। आपने हर मौजू पे बात की है मां सिवाय इसके कि जो सवाल आपसे पूछा जा रहा था उसका, और वो ये मुख्तसर सिंपल से सवाल थे जो कि इमरान खान साहब से भी किए गए थे, लेकिन उन्होंने उसका बड़ा एक मनी ट्रेल भी दी और जवाब भी अदालत की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक दिया। नवाज शरीफ इश्तहारी हैं, पाकिस्तान में उनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली जाएं, अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएं। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत का बड़ा हुक्म सामने आ गया। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म के पाकिस्तान में मौजूद असासों की फहरिस्त भी पेश कर दी। नवाज शरीफ के कई कंपनीज में शेयर्स हैं, उनके नाम पर गाड़ियां भी रजिस्टर्ड हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। तोशाखाना रेफरेंस में बड़ी पेशरफ, एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूद तमाम जायदाद और असासे जब्त करने का हुक्म।
एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद नैब से साबिक वजीर आजम की जायदाद की तफसीलात तलब की थी। नैब ने फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। बताया कि नवाज शरीफ के नाम पर जायदादें, गाड़ी और बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। लाहौर के अलावा मरी और शेखुपुरा में अराजी, जबकि 2 कीमती गाड़ियों और 2 ट्रैक्टर्स के भी मालिक हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग, हुदैबिया पेपर मिल्स और इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स के शेयर भी असासों में शामिल। अदालत ने तमाम असासे जब्त करने और अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। तोशा खाना रेफरेंस की समाअत के दौरान आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। साबिक सदर के वकील फारूक नाइक ने नैब के गवाह इलेक्शन कमीशन के अफसर इमरान जफर पर इजरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने नैब के दूसरे गवाह काबीना डिवीजन के जुबैर सिद्दीकी से 13 अक्टूबर को गाड़ियों का असर रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और नवाज शरीफ को एक और मुश्किल का सामना। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। नैब अफसर ने अदालत को बताया कि वारंट मिलने के बावजूद नवाज शरीफ जानबूझकर सामना नहीं कर रहे। अदालत ने इश्तिहारी करार दिलवाने की इब्तदाई रिपोर्ट 15 अक्टूबर को तलब कर ली। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। 35 साल पुराना मामला साबिक वजीर आजम के लिए दर्द सर बन गया। बतौर वजीर आला पंजाब इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में नवाज शरीफ के वारंट कई बार जारी हुए, लेकिन वो खुद पेश हुए, न ही उनकी जानिब से जवाब जमा कराया गया। जोहर टाउन लाहौर में प्लाटों की गैर कानूनी बंदर बांट के केस में एहतसाब अदालत ने लीगी कायद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। नैब अफसर ने काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद की रिपोर्ट अदालत में पेश की और बताया कि नवाज शरीफ के वारंट लंदन में उनकी रिहाइश गाह पर वसूल करा दिए हैं, लेकिन वो जानबूझकर रेफरेंस का सामना नहीं कर रहे। अदालत ने नैब से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिलवाने की इब्तदाई रिपोर्ट 15 अक्टूबर को तलब कर ली। नैब ने नवाज शरीफ पर बतौर वज़ीर आला 1985 में मुकर्ररा हद से ज्यादा प्लॉट अलॉट करने पर रेफरेंस दायर कर रखा है। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम कहते हैं कि शहबाज शरीफ नैब हिरासत में खुश और मुकम्मल आराम से हैं। नून लीग के सदर को घर के खाने और अद्वियात की भी इजाज़त है। डीजी नैब ने मजीद कहा कि नैब न्याजी गठ जोड़ में कोई हकीकत नहीं, हम मेरिट पर काम कर रहे हैं। नैब न्याजी गठजोड़ की बातें हो रही सर अपोजिशन जमातों की तरफ से। ऐसी कोई बात नहीं, नैब सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे चलता है और मेरिट पे ही चलेगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि मैं नैब साहब के बहुत क्लियर ऑर्डर है। जो चीज़ जिसका एविडेंस होगा काम उसी पे होगा, और अगर एविडेंस अपोजिशन की ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर उसी पे काम होगा। जब किसी और की आएगी तो उस पर भी होगा। तो भी सरकारी किसी बंदे की जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आपके पास अभी तक आई? नैब लाहौर में ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो उस लेवल की है, किसी और नैब में है तो मुझे पता नहीं। और शहबाज शरीफ साहब की तबीयत अब ठीक है, वहाँ पर उनका खाना पीना क्या क्या सहूलत दी जा रही है? घर से खाना आ रहा है, चल भी घर से आया हुआ है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, बुक्स पढ़ते रहते हैं। उस्मान बुज़दार से मुलाकात क्यों की? नून लीग ने 5 अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। फैटअप कानून साजी के मरहले में गायब रहने वाले अरकान सेनेट भी रगड़े में आ गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। मुस्लिम लीग नून पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जियों पर बिलाखिर इन एक्शन। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 अरकान शिकंजे में आ गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से छुपकर मुलाकातें करने वाले अरकान को पार्टी से निकालने का बड़ा फैसला। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी, निशाद डाहा और मौलवी गयासुद्दीन को नून लीग से निकालने की मंजूरी दे दी। 5 पंजाब असम्बली के रुकन हैं। फैटअप कानून साजी के मरहले में पार्टी से हाथ करने वालों को भी क़यादत ने आंखें दिखा दी। वोटिंग के फैसला कुन मौका पर गैर हाजिर रहने वाले अरकान रहीला मक्सी, कलसूम परवीन, दिलावर खान और शमीम आफरीदी को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। अहम नुक्ता ये भी है कि वोटिंग के दौरान कौमी असम्बली के बाज़ अरकान भी गायब रहे, लेकिन पार्टी की जानिब से सिर्फ सेनेटर्स को ही नोटिस जारी किया गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन जमातों की तहरीक का मुकाबला कैसे किया जाए? हुकूमत ने जोड़ तोड़ की सियासत शुरू कर दी। हिज़्ब इख्तिलाफ के सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान से राबतों का आगाज हो गया। अक्सरियत नून लीग के अरकान की है। विफाकी वजीर शेख रशीद ने भी समा की खबर की तस्दीक कर दी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कमजोर करने का मिशन। अपोजिशन के किले में दरार डालने की मनसूबाबंदी कर ली गई।
जराये के मुताबिक पहले मरहले में 30 से 40 अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स से इनफरादी तौर पर राबते किए जा रहे हैं, जिनमें से अक्सरियत लीगी अरकान की है। नई हिकमत अमली के तहत इन अरकान को टारगेट किया जा रहा है जो नवाज शरीफ के इदारों से मुतालिक बयानिए से मुत्तफिक नहीं। इसी बुनियाद पर इन्हें पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर तैयार किया जाएगा और वो पार्लियामेंट से इस्तीफों का हुक्म मानने से भी इनकार करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने भी समा की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं असल मुस्लिम लीगी कभी इदारों के खिलाफ नहीं जाएगा। राब्ते तो पिछले 3-4 दिन से कमेटियां बनी हैं। कोई मोदी का यार जो हो या जनरल का यार हो वो तो पाक फौज के खिलाफ जा सकता है, लेकिन जो खानदानी नस्ली और खूनी मुस्लिम लीग होगा वो कभी अपनी पाक फौज के खिलाफ नहीं जा सकता। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के मेंबरान को भी सिंध में इंतजामी और सियासी तौर पर बड़ी ऑफर्स कराई जाएंगी, जिसमें इन्हें रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। जराये का कहना है कि राबते में रहने वाले अरकान में अक्सरियत फैटफ कानून की मंजूरी के वक्त गैर हाजिर और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों की है। नेमिश भट्ट, समा, लाहौर। जो पार्टी अरकान नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होंगे वही पार्टी में रहेंगे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने दो टोक बता दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। बड़ी वाजिया बात है और इसका कल पार्टी ने फैसला भी किया जो आज अनाउंसमेंट हुई है। ऐसी लोगों की ज़रूरत नहीं है जो नज़रियाती तौर पर नवाज शरीफ के साथ ना हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ना हो। पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ उस बयानिए की तौसीह कर चुके हैं और अब ये बात पार्टी के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ है, बहुत क्लैरिटी के साथ है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होंगे और बाकी वो तमाम लोग जो इस बयानिए पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के दस्तूर और पाकिस्तान के कानून के साथ नहीं है, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। आसिफ अली जरदारी पर एतबार किया जा सकता है या नहीं, नून लीग तकसीम हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने आसिफ अली जरदारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं उन पर एतबार करना मुश्किल है, जबकि नवाज शरीफ ने सीनियर पार्टी लीडर के बयान की नफ़ी कर दी। आसिफ अली जरदारी एतबार के काबिल नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मुतल्लिक बड़ा बयान। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान की नफी कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आसिफ जरदारी के लिए दिल में बहुत एहतराम रखते हैं। आसिफ जरदारी साहब के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। आसिफ जरदारी साहब हमारे PDM का हिस्सा हैं और मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। और ये अपना जो है वो मुझे नहीं पता कि ये बयान उन्होंने दिया है या नहीं। नवाज शरीफ का कहना था, पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद की जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को डोनर्स की मुकम्मल तफसीलात फराहम ना कर सकी। स्क्रूटनी कमेटी ने कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 5 नवंबर तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। इलेक्शन के लिए पैसा किधर से आया, किसने दिया? तहरीक इंसाफ से फंडिंग के जराए मांगने वाली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने अपने चंदे की तफसीलात भी ना दे सकी। बार बार हिचकिचाहट का मुजाहिरा, तारीख पे तारीख मांगी गई, जो रिकॉर्ड दिया वो भी ना मुकम्मल। स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को सब बता दिया। मुतलका इदारों से तमाम जरूरी रिकॉर्ड मांगे, ना दें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। कमेटी के अहकामात हाई कोर्ट के हुक्म के बराबर होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि डोनर्स की मुकम्मल तफसीलात समेत मुतलका रिकॉर्ड न मिलने पर स्क्रूटनी कमेटी किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। कमीशन अहकामात के बाद कमेटी ने दोनों जमातों को तलब करते हुए रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। अरबों रुपया इनके बैंकिंग अकाउंट्स के अंदर आया है, लेकिन अभी तक ये बताने के अंदर कासिर हैं कि ये पैसा जो है वो किन अफराद ने इनके अकाउंट्स में जमा करवाया है और किस मद में जमा करवाया है। नवाज शरीफ साहब आप देखें कि अपनी ही पार्टी को जो है वो 10 करोड़ रुपया फंड देते हैं खुद, और बाद में उसमें से 6 करोड़ रुपया अपने पर्सनल अकाउंट में विथड्रॉ कर लेते हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI के फरूख हबीब की दरखास्त पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कार्रवाई 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अब ज्वेलर्स और रियल एस्टेट वाले भी कानून के दायरे में आएंगे। FBR ने रेगुलेट करने का फैसला कर लिया। सारिफिन की भी मुकम्मल मालूमात रखना होगी। ज्वेलर्स को 20 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर रिकॉर्ड देना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए।
मुंशी जी कितना पैसा आया कितना गया, अकाउंटेंट अब हिसाब रखेगा ही नहीं बल्कि हिसाब देना भी होगा। FATF की शर्त के आगे घुटने टेक दिए। अकाउंटेंट, ज्वेलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी कर ली गई। कानून के तहत सार्फिन के साथ लेन देन की तफसीलात फराहम करना होंगी। कराची टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जिशान मर्चेंट ने FBR के इकदाम को खुशाइंद करार दिया। जो बहुत अच्छा आउटकम आ सकता है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगी। डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से टैक्स पेयर्स ज़्यादा आएंगे और रजिस्टर होंगे। रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर राजा मजर ने भी अच्छा फैसला करार दिया। हमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आना, क्योंकि हम तो एक जो ना रियल्टर्स का किरदार होता है एक मिडिल मैन का, कि एक बायर और सेलर को आपस में मैच कराना। तो लिहाजा ये कि रियल एस्टेट के जो जितने भी लोग रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। और बाकी जो है वो अगर कोई ट्रांजैक्शन ऑफ द रिकॉर्ड होती है उसका प्रॉब्लम होता है। लेकिन सोने का कारोबार चमकाने वाले अब जरूर परेशान होंगे। ऑल सिंध सराफा बाजार के सदर हारून चांद ने बताया कि बड़े ज्वेलर्स तो रजिस्टर्ड हो चुके, लेकिन छोटे सोनार मुश्किल में आ जाएंगे। छोटे दुकानदार जो 5-7 लाख रुपए का कारोबार करते, इसकी आड़ में उसको तंग नहीं किए जाए। तो इसीलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान को कहूँगा, छोटे दुकानदार तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो छोटा सरमाया है, इनके पास तो इतना वो अकाउंट रखने की जगह भी नहीं है। ज्वेलर्स को 20 लाख रुपए से जायद की खरीदारी पर रिकॉर्ड देना होगा। किसी भी मशकूक ट्रांजेक्शन की तफसीलात फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को फराहम करना होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अशरफ खान, समा, कराची। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इंतजामिया ने फिर डंडा उठा लिया। मंगोपीर की यूनियन काउंसिल 8 में केसेस बढ़ने पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। शहर भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानें और शादी हॉल समेत दर्जनों रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। आवाम ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा तो मौलिक बाबा ने पलट कर हमला कर दिया। कराची के इलाके मंगोपीर UC 8 में कोरोना के 22 केसेस के बाद इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी। इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। न सिर्फ गैर मुतालिका अफराद इलाके में दाखिल हो सकते हैं, बल्कि इलाके मकीनों को भी गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने की इजाजत नहीं। डबल सवारी और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी के अलावा मास्क पहनना लाजमी है। भाई अंदर तो जाने दो, हमारी दुकान है, सामान पड़ा हुआ है, हम लोग अपनी दुकान को तो संभालें, भले नहीं खोलने दो शॉप, अंदर तो जाने दो। ये तो तरीका गलत है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोरोना के केसेस निकले, इस वजह से इसको सील कर दिया गया अच्छे तरीके से। किसी को भी जाने नहीं दे रहे और जहाँ के जो रिहायशी हैं उनको भी जाने में बहुत परेशानी हो रही है, उनको भी जाने नहीं दे रहे इतनी आसानी से। यही नहीं, SOPs की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 29, जिला जनूबी में 9, जबकि कोरंगी में 8 रेस्टोरेंट सील किए गए। इसको लॉक करो, लॉक ताला चाबी दीजिए, पकड़ो। जिला शर्की और गरबी में 4 रेस्टोरेंट्स को सील किया गया, जबकि जिला वस्ती और कोरंगी में 2 शादी हॉल सील किए गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और खौफ ही खौफ को खत्म करता है, तो ये खौफ अब खत्म हो चुका है। तो इसलिए आपकी गिरफ्तारी की भी बात आ रही है। जब से आपके शेड्यूल देखो, मैं सबकी बात का जवाब दूंगी, आप फिक्र ना करें। जब से आपके जलसों पर शेड्यूल आया और ये हुआ है कि मरियम नवाज साहब फिर सरगर्म हो रही है और सियासत में आ रही है, खुल के खेलेंगी अब, तो फिर से आपकी गिरफ्तारी की इतलात आ रही है। रात को भी ये इतलात थी, आज सुबह भी इतलात थी। तो क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं इन सब ज़ाहिर सच बोलने में तकालीफ आती है उनका मुकाबला करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब आपने ये रास्ता अपने लिए चुना था तो आपको पता था कि ये मुश्किलात आएंगी। ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। चुप करके पीछे से साजिशें करके और इक़्तिदार के ऊपर विराजमान हो जाना ये आसान काम है। हक़ के रास्ते पे खड़ा होना, लड़ना, वो यू नो दैट इट हैज़ अ प्राइस। तो वो प्राइस मैंने पे की भी है। मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ़्तार किया। पहली दफ़ा मेरी वालदा जब बीमार थी, मैं आई, मुझे गिरफ़्तार किया। मुझे उसका कोई खौफ जो है ना वो एक ही दफ़ा होता है। मुझे वैसे पहले दफ़ा भी नहीं था, अब करेंगे। तो मेरी ये एक गुजारिश है और वो ये सुन लें कि अब आप अगर ये करेंगे तो मैं तो गिरफ़्तार हो जाऊंगी। देखें ना, गिरफ़्तार करेंगे तो गिरफ़्तार हो जाऊंगी, लेकिन स्याही तो आपके अपने चेहरे पे मली जाएगी। और जब लोग ये कहेंगे कि आपने मरियम नवाज को क्यों गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ कोई केस नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर यही बात सामने आएगी ना कि आपको मरियम नवाज से
और APC के एजेंडे से, उसकी तकमील से, उसकी कामयाबी से, मुस्लिम लीग नून से आपको नवाज शरीफ से इतना बड़ा ख़तरा है कि आप मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करके वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हो, अपना खौफ भी दिखा रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मियाँ साहब जो हैं वो लंदन से बैठ के लीड करेंगे और मैं गिरफ़्तार होती हूँ, हो जाऊँ, मेरे अलावा भी 10 लोग और गिरफ़्तार होते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास कारकुनों की और जानबाजों की कमी नहीं है। मरियम नवाज़ गिरफ़्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ़्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा, राना सनाउल्लाह गिरफ़्तार होगा तो परवेज़ रशीद होगा, मरियम औरंगज़ेब होगी, साद रफ़ीक होगा, एहसन इकबाल होगा, सब होंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप गिरफ़्तार करते करते थक जाएंगे, उनके कारकुन ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए कि हमने अवाम की, मुल्क की, आइन की, कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और हम इस एजेंडे पे निकले। मुझे आपने गिरफ्तार होने वालों में नाम भी नहीं लिखा। इसलिए कि आप, मैं नहीं चाहती आप गिरफ्तार हो इस वक्त। नहीं, मुझे कर भी नहीं सकते। इसके बाद आपको मैं तो पिछले 2 साल से 3 साल से, बल्कि जब से मियाँ साहब की हुकूमत भी थी और मियाँ साहब की हुकूमत पे ये मुश्किलात भी आई, उसके बाद से जो हमारा सफ़र है, मुश्किलात का सफ़र है, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में या पाकिस्तान के 72 सालों में एक चीज़ देखी है कि मुश्किलात के सफ़र के, जब मुश्किलात आती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या किसी लीडर के ऊपर, तो लोग पीछे पीछे हट जाते हैं। हिस्टोरिकली यही रहा है कि पंजाब को लोग कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुक जाता है, खामोश हो जाता है। पंजाब ने अपने सारे दाग धो दिए और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर ने, मुस्लिम लीग नून के वोटर ने जिस तरह से मियाँ साहब के बयानिए को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसके लिए मुश्किलात सही। आपने देखा कि अब पिछले दिनों वो नैब में जब पथराव हुआ और सब कुछ हुआ और मुकदमात बने, किस तरह से लीडर्स नहीं जेल गए, कारकुनान जेल गए, और कारकुनान ना सिर्फ जेल गए बल्कि जेल में उन्होंने इतनी बदतरीन मुश्किलात का सामना किया और बाहर निकल के उन्होंने फिर वही बात दोहराई। तो अगर आप ये समझते हैं कि इन हथकंडों से आप मुस्लिम लीग नून को झुका लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और मुस्लिम लीग का वोट बैंक कम नहीं ज़्यादा हुआ है। मियाँ साहब के चाहने वाले बड़े हैं और जो लोग मियाँ साहब के साथ नहीं भी अलाइंड थे और समझते थे कि इस मुल्क में कानून, आइन और इंसाफ पे चलने वाला मुल्क होना चाहिए, आज वो भी मियाँ साहब के साथ खड़े हुए नजर आप इस हुकूमत को किस तरीके से हटाएंगी? जलसे जुलूस, राब्ता अवाम मुहिम, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये तो हो जाएगी, लेकिन आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि ये हुकूमत हट जाए, उसके बाद एक नई इलेक्शन हो? इस हुकूमत की बुनियादी इतनी कमज़ोर है कि इस हुकूमत को एक झटका लगा तो ये हुकूमत एक झटके अगर सह नहीं सकेगी। जिसकी बुनियादी साजिशों पे रखी गई हो, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, और आपस में 2-3 लोगों ने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किया हो, तो उस हुकूमत को हिलाना गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अपनी साजिशों की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से वक्त से बहुत पहले गिर जाएगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ भी मफरूर है, उस हवाले से ना तो हुकूमत की जानिब से ये ऐसा काम किया नजर आता है, ना ही कोर्ट की तरफ से। तो आप नहीं समझती कि आपको तो हुकूमत की जानिब से कम और कोर्टों की जानिब से ज्यादा प्रूफ ऐड किया जा रहा है? इसके पीछे वही चेहरे हैं, चाहे वो कोई भी इदारा इस्तेमाल हो रहा हो, चेहरे वही हैं पीछे। और मैं तो इसलिए पहले भी कहती हूँ कि इतना ये कमज़ोर, बुज़दिल और क्या कहना चाहिए ऐसा आदमी इमरान ख़ान के, जब इससे ख़ुद चीज़ें हैंडल नहीं होती क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से ज़रा ख़ाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो
अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। तो ये वो वक्त अब आ गया। मरियम साहब, आप समझते हैं कि जो सियासी माहौल, जिस तरह सियासी माहौल, मैं देती हूँ मरियम साहब, जिस तरह सियासी माहौल गर्म हो गया है और जो हालात इस पर चल रहे हैं, आप नहीं समझती कि अब डायलॉग वाली बात खत्म हो गई है? क्योंकि हमेशा माजी में भी देखने में आता रहा कि सियासतदान डायलॉग के ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये तसादुम की तरफ नहीं बढ़ेंगे आगे? देखें, डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो, कोई कानून हो, इंसाफ हो। मैं ऐसे इंसान से या ऐसी हुकूमत से या जो उस हुकूमत के पीछे खड़े हैं, जो कि ना आइन में बिलीव करते हैं ना कानून में बिलीव करते हैं, लोगों की वोट की ताकत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं। वोट लोगों ने किसी को डाला, डब्बे में से निकला किसी और के नाम, और फिर RTS डाउन करके जो कर दिया, ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, ऐसी हुकूमत को तो मैं आपने मेरे मुंह से आज तक नहीं सुना होगा वज़ीर आज़म। मैं उसको ना वज़ीर आज़म मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था, इसको एक्सपोज करना चाहिए था। हाउएवर देर आए दुरुस्त आए। अच्छा मैडम, अदनान बताएं कि ये जो हुकूमत आपके खिलाफ अब निकल आई है मैदान के अंदर, आप समझती हैं कि हुकूमत अब घर चली जाएगी? आप नून लीग में इतनी पावर है कि हुकूमत को जो है वो पछाड़ देगी? नून लीग में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पावर है, तभी तो आप देख रहे हैं ना कि जब मियाँ साहब एक तकरीर करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन 10 लोग आके जो है वो उनकी तकरीर का असर ज़ायल करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। वो लॉन्च कर दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ और लोगों को बिठा दिया जाता है, जिसको कहा ये एजेंडा मिला होता है कि मियाँ साहब की तकरीर को गलत अंदाज से पेश करो, ये करो वो करो। तो ये तो उसी से जाहिर है। जी बारी बारी कर आसिफ ने बयान दिया है आपसे जरदारी के हवाले से, जो आप लॉन्ग प्ले करना जा रही हैं, उसके अंदर अगर इस तरह के बयान आते रहेंगे तो ख्वाजा आसिफ ने क्लियर बात की है कि आपसे जरदारी पे यकीन नहीं कर सकते। आप कर रही हैं, और क्या ख्वाजा आसिफ को शौकात किया है आप लोगों ने इस बात? उनसे ज़्यादा जो क्लियरर बात है वो मियाँ साहब ने आज खुद कर दी अपनी स्पीच पे, लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी है। और मियाँ साहब ये समझते हैं कि हम सब जमातों को इकट्ठा होकर चलना है, और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो हम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या वो ANP हो, या वो कोई भी जमात हो, छोटी जमातें भी, हम सबको इकट्ठा चलना है। हम सब की यूनिटी होनी चाहिए और उसको इंश्योर मियाँ साहब ने खुद किया। थैंक यू। आपको देती हूँ, आप फैसला को खेलने जा रही हैं, तो आपके ज़हन में क्या है कि ये हुकूमत कितने अरसे में गिरजेगी, या इस हुकूमत के पास कितना एक टाइम आप समझती हैं अब रह गया? जो जिस तरह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो शायद जो APC ने पूरा अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है और जो टाइम टेबल दिया हुआ है, ये तो उससे भी पहले इंशाल्लाह लुढ़क जाएगी। बड़ी शख्सियत के बीच में बैठ के हमसे बात कर रही है, जावेद हाशमी साहब है, उनकी बहुत बड़ी मशहूरी है। जावेद हाशमी साहब के हवाले से गद्दारी के इल्जामात भी लगे, मुकदमा भी कायम हुए। आजकल जिस पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है उससे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है, और आजकल जिस पे मुहिब्बे वतनी का, हुब्बुल वतनी का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके ऊपर उसको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। मियां साहब के लबो लहजे को लेकर आजकल तशवीह दी जा रही है अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से कि आजकल वो भी लंदन से खिताब कर रहे हैं, माजी में अल्ताफ हुसैन भी लंदन से खिताब किया करते थे। तो आप ये समझती हैं कि ये तशवीह भी दुरुस्त है, और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब बंद गली में चले जाते? मियाँ साहब का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मियाँ साहब को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये जो हुक्मरान आप जाली बैठे हुए हैं, इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियाँ साहब माशाल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियाँ साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है। मियाँ साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियाँ साहब जो बात करते हैं उसमें वज़न है। मियाँ साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें, मियाँ साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियाँ साहब ने जो बातें की हैं उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात अवाम सुनना चाहती है। और आप उसको, मियाँ साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियाँ साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है,
पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला चौथी दफ़ा भी बनेगा। तो मियाँ साहब की अपनी जगह है, मियाँ साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है। क्या आप धरना देने इस्लामाबाद भी जाएंगे या सिर्फ जल्द से ही होंगी? जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा। तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम होंगे। मरियम नवाज का नारा था जरदारी इमरान भाई भाई, आज जरदारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ जरूर है, दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। आपको नहीं लगता कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क की सलामती के मसले के ऊपर किस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें? जो मज़ाहिर प्रोग्राम के ऊपर कल उन्होंने बात की है, नवाज शरीफ से क्या बात की है? उसमें काबिल इतराज़ क्या है? जो मज़ाहिर प्रोग्राम को इंकशाफ कर रहे हैं, ये क्या इंकशाफ? बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा इंशाअल्लाह। चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। ये बताइएगा कि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिटिकल जद्दोजहद हो, यकीनन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग नून ने, या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रूल के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियाँ साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। जी हाँ जी, एक सेकेंड प्री, अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेज़र गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊँ। थैंक यू। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ लंदन से लीड करेंगे, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, मैं गिरफ्तार होंगी तो शाहिद खाकान अब्बासी होंगे, उसके बाद राना सनाउल्लाह आ जाएंगे, परवेज़ रशीद होंगे, मरियम औरंगजेब आ जाएंगी। इस पर जावेद हाशमी ने यह कहा कि गिरफ्तार होने वालों में आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तो मरियम नवाज ने यह जवाब दिया कि मैं नहीं चाहती कि आप गिरफ्तार हों। इसके अलावा हुकूमत पर भी तनकीद की उन्होंने। इसी पर रिएक्शन भी हासिल करते हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, नवाज शरीफ ने यह कहा कि अब वो चुप नहीं रहेंगे, ना उनको कोई चुप करवा सकता है। मरियम नवाज ने भी अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया है। रवैया और अंदाज मजीद सख्त नहीं होता जा रहा मुस्लिम लीग नून का? देखिए जी, इस वक्त जो शरीफ फैमिली है वो खुद को, नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुद को सियासी कैदी एक डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को ये परसेप्शन देने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वो तो सियासी कैदी हैं। दरअसल वो बदनवानी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने 32 कंपनीज बना के पाकिस्तान से अरबहा रुपया
पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र किया। अब सवाल ये है कि अगर उन केसेस के मेरिट्स के ऊपर फैसला नहीं होना और आपने सियासी दबाव से मामलात को हल करना है तो फिर तो अदालती निज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो मुल्क जो है वो तमाम लोग जो ताकतवर हैं वो यही करें कि वो लोग जमा कराएं और आराम से अपने केसेस जो हैं उनको जाने ही ना दें। ऐसा होगा नहीं। और चाहे आप फौज के खिलाफ बोलें, चाहे आप अदलिया के खिलाफ बोलें, आप हुकूमत के खिलाफ बोलें, आपको अपने जो पैसे आप लेके गए हैं, जिनसे आपने मेफेयर के अपार्टमेंट्स खड़े किए हैं, जिससे आपके बच्चों ने अरबों रुपया जो है उसकी कंपनियां क्रिएट की हैं, उनका हिसाब आपने देना है। जहां आप बाकी तमाम लोगों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, आप उन इल्जामात का जवाब भी तो दें जो आपके ऊपर लगे हैं। ये तो कोई बात ना हुई कि सारे लोग बुरे हैं और आप अच्छे हैं। लेकिन फवाद साहब, आज तो उनको बिजली के बिल, बच्चों की फीस, आटा, चीनी, महंगाई, हर चीज का एहसास हो रहा है। दिल उनका आज भी पाकिस्तानी लग रहा है। मरियम नवाज ने अभी वजीर आजम के हवाले से क्या कहा, वो जरा मैं आपको सुनवा दूं, फिर इसी पर बात भी करते हैं। इमरान खान के जब इससे खुद चीज़ें हैंडल नहीं होती, क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से ज़रा खाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। फवाद साहब, मरियम नवाज कहती हैं इस हुकूमत की बुनियाद ही कमज़ोर है, एक झटका ही नहीं बर्दाश्त कर सकती है। बात यह है कि वो तो 2.5 साल से ये कह नहीं है, तो हम तो 2.5 साल से उनके दिए हुए झटके बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनके झटकों से कुछ नहीं होने वाला। जो सिंपल बात है, बड़ी सादा सा असूल है, आप इमरान खान को तो 1,70,00,000 वोट मिला है, आप उतना वोट लें और आप इक़्तिदार में आए, उसके लिए इलेक्शंस का इंतजार करें और अपनी तहरीक बनाएं। लेकिन उससे पहले जो असल मामला है वो ये है कि आपको अपनी जो पैसे हैं उनका हिसाब देना होगा। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हम इतना अर्सा इक़्तिदार में रहें, पैसे कमाएं और फिर ये आपने अभी जिस तरह से अपने कमेंट में कहा कि वो बड़े पाकिस्तानी लग रहे हैं। बहुत दिलचस्प बात है, नवाज शरीफ साहब खुद बरतानिया में बैठे हैं, 2 बेटे बरतानवी शहरी हैं, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है और एक बेटी को पाकिस्तानी बेटी बनाकर पेश कर रहे हैं। तो इतना बड़ा ये जो ड्रामा या फिल्म चला रहे हैं उसकी हकीकत नहीं है, इसलिए उस फिल्म में फ्लॉप होना ही होना है जिस तरीके से वो चला रहे हैं। अच्छा फवाद साहब, अगर आज आपने खिताब सुना नवाज शरीफ का, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तो G20 मुमालिक में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था, एशियन टाइगर तो पहले से ही बन चुके थे, और आपकी हुकूमत जो बात करती है नवाज शरीफ को वापस लाने की, वो तो ये कह रहे थे कि वो आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो उसके लिए वापस तो आए ना। ये तो इनकलाब का अजीब रूप है कि मैं तो मेफेयर में बैठूंगा, मैं तो लंदन में बैठूंगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सारे जो हैं वो आप इनकलाब के लिए बाहर निकल आए। अगर आप इनकलाब लाना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त ये है कि आप पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएं और पाकिस्तान आके अपनी जो है वो लोगों को क़यादत दें। आप बाहर बैठे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि हम बाहर लोग जो है बाहर निकलें। अच्छा फवाद साहब, मरियम नवाज़ ने आज बड़ी पुरएतमाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? आप भी सियासतदान हैं, आपको लगता है कि चौथी बार वो वज़ीर आज़म बन पाएंगे? नवाज शरीफ का और मरियम नवाज शरीफ का तो सियासी मुस्तक़बिल तो ख़त्म है, और ना ही वो सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो अपने पैसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस मकसद के लिए वो दबाव बढ़ा रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो जितना दबाव बढ़ाएंगे कि उससे जो फैसला करने वाले लोग हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि उनके खिलाफ केसेस जो हैं उसको स्लो करना है। लेकिन मसला जो है वो ये है कि इमरान खान तो इस मामले के ऊपर बिल्कुल न डर है, ना वो किसी की धमकी में आते हैं, ना वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग में आते हैं। इमरान खान को जो लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि वो कुछ भी करेंगे, वो किसी की ब्लैकमेलिंग और धमकी में नहीं आएंगे। और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज, जो इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सामान।